तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में जो भी पढ़ लिया है अब उसके आगे हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है संविधान का परिचय। ठीक है, संविधान के परिचय से पहले विकास हमने बता दिया कि संविधान लागू कब होता है, 26 जनवरी 1950। जबकि संविधान का मैक्सिमम पार्ट जो है नवंबर में ही लागू हो जाता है। कब? 24 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस भी कब मनाया जाता है? 24 नवंबर के मनाया। ठीक है, संविधान के परिचय में हम आपको ये बताएंगे कि संविधान अभी आज किस रूप में है, उसके अंदर क्या क्या है। वो सबसे मेन चीज है जो हमारे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग के छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे संविधान के परिचय में मेन जो चीज आपको दी जाती है वो है जब ये बना था, यानी कि 26 जनवरी 1950 की स्थिति। उस समय की स्थिति क्या थी संविधान की? जब संविधान हमारा बना था उस समय भागों की संख्या, संविधान में भागों की संख्या, कुल कितने भाग थे उस समय? 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे, याद होने चाहिए। ठीक है, भागों के साथ साथ ये जो सारे के सारे भाग हैं ये अनुच्छेदों में बटे हुए हैं। ठीक है, तो अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? अनुच्छेद अनुच्छेद कितने थे हमारे पास? 395 अनुच्छेद थे। कब? 26 जनवरी 1950 को। और फिर बात की जाती है अनुसूचियों के बारे में ना, अनुसूचियों के बारे में। अनुसूचियां अनुसूचियां उस समय कितनी थी? 8 थी। 26 जनवरी 1950 के टाइम पर भारतीय संविधान का इंट्रोडक्शन में हम पाते हैं कि कुल भागों की संख्या 22, अनुच्छेदों की संख्या 395 और अनुसूचियों की संख्या 8 थी। ठीक है, अगर यही जो स्थिति है, अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो क्या स्थिति है वर्तमान? हाँ, वर्तमान स्थिति 1950 से लेकर अभी तक हमारे संविधान में बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं। लगभग 108 के संशोधन हैं जो अभी तक संविधान में रिकॉर्ड किए गए हैं। उनमें से 105 तक तो दर्ज ही हो चुके हैं। अब 105 संशोधनों की वजह से भारतीय संविधान का जो रूप है वो बदल गया है। थोड़ा सा कुछ चेंजेस है। उसमें क्या चेंजेस हुए हैं वो देखिएगा। आज भी भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या तो कितनी है? 22 ही है। भागों की संख्या कितनी है? 22 ही है। अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395 ही है। 390, हाँ, 395 ही अनुच्छेदों की कुल संख्या है। ठीक है, लेकिन अनुसूचियों की संख्या जो है वो 8 नहीं है। अनुसूचियों में 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11 और अनुसूची 12। ठीक है, तो इस तरह से वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कुल कितनी हो गई है हमारे पास? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक है, तो ये दोनों डेटा हमको याद रखना है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वर्तमान तब से लेकर अभी तक संविधान में कितनी बढ़ोतरी हुई है। कहीं कहीं बुक्स में आपको ये जो है ये 444 बता दिया जाता है। ये गलत नहीं होता है, ये सही होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशंस में इनको जो है 395, 396, 397 नहीं बताया गया है। उनमें सब क्लोज हैं। ये 395 एक, 394 एक, इस तरह से उसको जोड़ा गया है। ठीक है ना, तो ये याद रखना है आपको। तो केवल इतना सा याद रखना है कि अभी वर्तमान में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है हमारे सामने? 395। भागों की संख्या कितनी है? 22 है। अनुसूचियों की वर्तमान संख्या कितनी है? 12 है। अनुसूचियों की वर्तमान संख्या कितनी है? 12। पहले कितनी थी? 8 थी। संविधान के कौन से भाग में सर्वाधिक परिवर्तन हुआ है? अनुसूचियों। कितनी अनुसूचियां वर्तमान में जोड़ी जा चुकी हैं? 4 अनुसूचियां जोड़ी जा चुकी। कौन कौन सी? 9, 10, 11 और 12 जो अनुसूचियां हैं वो इसमें जोड़ी जा चुकी है। ये उतार लिया आपने।
नोट कर लिया यहाँ आपने? सारो देखो इसका ना। इसके बाद हम जो हमारा संविधान का ये परिचय है, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम भागों को, है ना, कौन कौन से भाग में क्या है और कितने अनुच्छेद आ रहे हैं, और का जहां पर आप लोगों को रिवाइज करना है, मेमोराइज रखना है, वो मैं आपको बता दूंगा। हटा दो भाई? ठीक है, मैं हटाऊंगा नहीं, नेक्स्ट स्लाइड लूंगा क्या? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान के भाग। हेडिंग लीजिएगा, भारतीय संविधान के भाग। दिख रहा है क्या यहां से? भारतीय संविधान के भाग कितने हैं? 22 है। ठीक है, हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें भारतीय संविधान के एक तरफ लिखे होंगे भाग और एक तरफ लिखे होंगे अनुच्छेद। ठीक है, और वो उसके आगे हम लिखेंगे कि वो किससे संबंधित है। ठीक है, हाँ ठीक है। भाग, अनुच्छेद, भाग, अनुच्छेद, और तीसरा लिखेंगे थोड़ा सा विवरण। विवरण कुछ जानकारी जो है हमें पता होना चाहिए कि कौन से भाग का संबंध किससे है। ठीक है, जैसे कि भाग एक की बात करें, भाग एक का संबंध किससे है? संघ एवं राज्य से। भाग संख्या एक, भाग संख्या एक। भाग संख्या एक में जो अनुच्छेदों की संख्या आती है वो आती है 1 से 4। अनुच्छेद 1 से 4, यानी कि अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4, चारों के चारों कौन से भाग में समाहित है? एक में। ठीक है, और इसका नाम है संघ एवं राज्य। संघ एवं राज्य के बीच में संबंध नहीं, केवल संघ एवं राज्य का जो क्षेत्र है उनसे संबंधित आता है, यूनियन टेरिटरी से संबंधित आ जाता है। ये मीन्स ये कि भारत में कौन राज्य होगा, कौन सा हिस्सा राज्य नहीं होगा, कैसे राज्य बन सकता है, ये सारे के सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 1 से 4 में दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे सामने जो भाग है दूसरा, भाग 2। भाग 2 का जो संबंध है वो अनुच्छेदों की संख्या 5 से लेकर 11 तक है। कहां तक है? 5 से 11 तक जो अनुच्छेद हैं वो भाग 2 में आते हैं, है ना। और इसका जो नाम है, इसको जाना जाता है भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता, कि कौन भारत का नागरिक हो सकता है। भारत का नागरिक होने के लिए सबसे पहली जो उसकी कंडीशन है वो है उसका जन्म कैसा होना चाहिए? भारत में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हमारा संविधान बना था तब उन्होंने ये नहीं सोचा था। उस समय उन्होंने बताया था कि भारत का नागरिक दो तरह से बनाया जा सकता है। एक तो 1947 से पहले जो यहीं रहते थे और यहीं रह रहे हो, दूसरा जो 1947 की अर्धरात्रि से पहले पाकिस्तान से लौटकर भारत में आ गए हों, तीसरा अगर भारत की सरकार किसी दूसरे एरिया को अपने अंदर शामिल कर लेती है तो उसके नागरिक स्वतः ही क्या हो जाते हैं? भारत के नागरिक डिक्लेयर हो जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना इस तरह से। और अगर कोई देश भारत में जुड़ जाए तो उसके नागरिक अपने आप ही हो जाते हैं। ठीक है, तो ये नागरिकता से संबंधित कुछ चीजें थी। आपको केवल भाग याद रखना है, उसका नाम याद रखना है। जो सब क्लोज आएंगे वो अलग से आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, भाग आता है 3। भाग 3 का संबंध किससे है भाई? भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 3 किस में आते हैं? मौलिक अधिकार में आते हैं। 3 का जो अनुच्छेद है वो आता है 12 से 35। 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक लेकर संबंधित भाग का नाम आता है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। ठीक है,
मौलिक अधिकारों की कुल संख्या जब संविधान बना था उस समय संख्या थी 7। भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु वर्तमान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 6 है। ठीक है, एक मौलिक अधिकार यह था संपत्ति का अधिकार। इस संपत्ति के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा जो है समस्या का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से फिर पार्लियामेंट ने इसके अधिकार को हटा दिया। कारण ही क्या था, संपत्ति को लेकर 2 लोगों में विवाद था। विवाद किसमें? स्त्री और पुरुष में। भारतीय परंपरा के अनुसार स्त्री धन होता है पराया। शादी हो गई, पीयर से कोई लेना देना नहीं है। राखी दिवाली को आओ, खाना वाना खाओ और 100-200 रुपये लेके जाओ। ब्याह शादी हो तो साड़ी वाड़ी लेके जाओ, सुन रहे हो ना भाई। लेकिन अगर उसके आदमी ने बोल दिया भाई तेरा भाई तो हक ले रहा है, तुम क्यों नहीं ले रही हो? मैं भी लूंगी, बाप तो मेरा भी है। और अगर गलती से वो लड़की जो है पापा की परी निकल जाए, इकलौती, एक लड़का और एक लड़की, तो फिर तो प्रॉपर्टी चाहिए। तो ऐसे ये झगड़े जब बढ़ने लगे तब उसको अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के क्या बना दिया गया? संपत्ति का कानूनी अधिकार बना दिया गया। और वर्तमान में कानूनी अधिकार जो है वो अनुच्छेद 300 के में दर्ज किया गया है, जहां संपत्ति से संबंधित कुछ और अनुच्छेद हैं। उसको कानूनी अधिकार का बताना का मेन कारण यही है, अगर आपको किसी भी संपत्ति का मालिकाना हक चाहिए तो आप कानून से ही बन सकते हो, क्योंकि दस्तावेज कभी नहीं मरते हैं। समझ रहे हो आप? कागज कभी नहीं मरा करते हैं, कागज हमेशा जिंदा रहते हैं। आपके रिकॉर्ड में नहीं रहेंगे, किसी और के रिकॉर्ड में रहेंगे, लेकिन कागज हमेशा जिंदा रहते हैं। इसलिए कागज की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद हमारे सामने भाग आता है भाग 4। ठीक है, भाग 4। भाग 4 के जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद कौन सा है? 36 to 51, 36 से 51। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका नाम है राज्य के पूरा नाम, आपको पूरा नाम याद रखना पड़ेगा। नीति निर्देशक तत्व नहीं, पूरा नाम याद रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ये इसका पूरा नाम है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 का पूरा नाम है। इसमें हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया है, फिर बता देता हूं कि इसमें जितने भी नियम हैं वो सभी के सभी किसके लिए हैं? स्टेट के लिए हैं, राज्य के लिए हैं, कि राज्य को किस तरह से अपना शासन करना है, कैसे कार्य उसको करना है। ठीक है, इसके बाद इसी के अंदर एक और भाग जो है अनुच्छेद के रूप में जोड़ दिया जाता है, भाग के रूप में जोड़ दिया जाता है। उस भाग का नाम है 4 का। भाग 4 क्या? बताया था ना आपको, अनुच्छेद 444 कैसे हो सकते हैं? ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप कोडिंग डो कोडिंग पढ़ते हैं, कोडिंग डिकोडिंग अगर आपने कभी रीजनिंग में पढ़ा हो, तो उसमें जब सेम आ जाता है तो हम उसको नंबर 1 में ही रखते हैं। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो उसको हम 4+ या 4-1 ही करेंगे इसको, क्योंकि सेम भाग चलता है। इसके जो अनुच्छेद हैं, इसमें अनुच्छेदों की कुल संख्या जो है एक ही है। कितने अनुच्छेद हैं इसमें? एक ही अनुच्छेद है, लेकिन उस अनुच्छेद के अंदर छोटे छोटे कै ख ग करके अनुच्छेद ज्यादा है। इसमें जो अनुच्छेद आता है उस अनुच्छेद का नाम है 51 का। कौन सा है? 51 का। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो नाम है, इसका नाम जो नाम क्या है इसका? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों की पहली संख्या जो थी उस समय, पहले ये मौलिक कर्तव्य इसमें थे नहीं। ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार थी, श्रीमती हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी, उनकी गवर्नमेंट थी। 1976 का टाइम पीरियड था। इंदिरा गांधी उस समय ये संशोधन की कोशिश की जा रही थी, और एक संशोधन हुआ था उसमें, उसका नाम था 42 अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन 1976। 1976 के इस संविधान संशोधन के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। उन्होंने एक याचिका जारी की थी कि भारत के नागरिकों को ने हमने अधिकार तो दे दिए,
लेकिन हमने उनको कुछ दायित्व नहीं दे रखे हैं, ड्यूटीज नहीं दे रखी हैं, क्योंकि कर्तव्य के बिना अधिकार अधूरा है। अगर आप अपने घर में कुछ सहयोग नहीं कर रहे हो तो घर से कुछ हक लेने के आप हकदारी भी नहीं हो। क्लियर है ना भाई? अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे हो तो फिर आप कैसे किस चीज पे हक जता सकते हो कि ये मेरी है? यही चीज यहाँ पे लागू हुई थी कि भारतीय नागरिकों से हमें कुछ दायित्व हैं वो लेने होंगे। उन्हीं दायित्वों के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में कर्तव्य जोड़े गए, जिनको क्या बोला जाता है? मौलिक कर्तव्य। और इनकी संख्या थी 10। कितनी थी? 10। लेकिन 2002 में एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया जिसको बोला जाता है 11वां मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और वो है शिक्षा का अधिकार, कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को जरूरी है अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाना। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी तक कितने भाग सामने आए हैं? 4 आए हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम भाग देखेंगे कौन सा वाला? भाग 5। भाग 5। भाग 5 का संबंध किससे है भाई? यूनियन से, केंद्र से, सेंटर गवर्नमेंट से, संघ सरकार। ठीक है, भाग 5। हमें पूरे भाग जानने की जरूरत नहीं है, हम सारे जो मेन है वो भाग हम देखेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो तो सारे भाग हम आपको बताएंगे। ठीक, भाग 5। भाग 5। भाग 5 में जो आते हैं अनुच्छेद लिखिएगा, हाँ 52 से 151 जो है अनुच्छेद उसमें आ जाते हैं। ठीक है, कितना? संघ सरकार, संघ सरकार। इसमें संघ केवल डायरेक्ट आप संघ भी लिख सकते हो, 51, और ये हो गया आपके 52 से 151। इसका जो नाम आता है वो नाम आता है संघ। संघ में जो नाम आता है वो नाम आता है संघ। ठीक है, अब इसमें संघ से मतलब क्या है? इसमें जो क्वेश्चन हम लोगों के लिए बनेगा स्टैंडर्ड में वो ये बनता है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, उच्च न्यायालय, सॉरी उच्चतम न्यायालय, ये सारे के सारे कौन से भाग में दिए गए हैं? इसमें दिए 5 में दिए गए। कौन कौन है इसके अंदर जो आपको आइडिया लेके चलना है? सबसे पहले इसमें आ जाता है हमारे सामने प्रेसिडेंट, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री, देश का प्रथम नागरिक। ठीक है, इसी में आता है हमारे वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इसी में ही आता है उपराष्ट्रपति। हाँ मानते नहीं, लेकिन उसका विवरण इसी में ही दिया गया भाग 5 में ही। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद हमेशा जो सेकंड रैंक पे पर्सन करता है डिजर्व, वो उपराष्ट्रपति होता है। अगला इसमें जो नाम आता है उसका नाम आता है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से पहले आपको आना है संसद, क्योंकि संसद के बिना प्राइम मिनिस्टर अधूरा है। संसद आ जाता है 76 में। मैं यहां से यहां तक चल रहा हूं और मैं बात कर रहा हूं इसकी भाग 5 की बात कर रहा हूं कि भाग 5 में कौन कौन आते हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूं। जब राष्ट्रपति और अलग से पढ़ाया जाएगा तब राष्ट्रपति के बारे में अलग से चर्चा की जाएगी। पहले संसद आएगी फिर प्रधानमंत्री आएगा। ठीक है, हमें तो बस इतना सा रिमाइंड करना है कि इसमें कौन कौन आता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, तो आपका आंसर क्या होगा? बस ये मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है, इसी में आते हैं हमारे कैग, इसी में आता है महान्यायवादी। ठीक है, इसी में कौन कौन आता है आपके? इसमें आता है एक महान्यायवादी, इसी में आता है आपके कैग, CAG, है ना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों इसी में, गवर्नर भी है वो लगभग इसी में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो सारी इंपॉर्टेंट चीज थी वो भाग 5 से संबंधित है। फिर आता है हमारे सामने भाग 6। भाग 6, भाग 6 जो है राज्य से संबंधित होगा 152 से लेकर 237 तक।
152 से लेकर हाँ 237 तक, ठीक है। इसका नाम होगा स्टेट। 152 से लेकर 237, 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक, ठीक है। इसका नाम है राज्य। अब राज्य का नाम आते ही आपके सामने दिमाग में आना चाहिए कौन कौन आएगा। सबसे पहले कौन आएगा यहाँ पे, इसमें आएगा हमारे राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल। इसके बाद आएगा वाइस प्रेसिडेंट, क्या वाइस गवर्नर तो होता ही नहीं है, उपराज्यपाल कहीं कहीं है, बाकी सब जगह बनता ही नहीं है। ये होता है मुख्यमंत्री, है ना, और उप मुख्यमंत्री, डिप्टी जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो भी इसी में काउंट कर लिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आता है विधान सभा, विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद, ठीक है। कौन, हाईकोर्ट, हाँ हाईकोर्ट भी आएगा इसमें, लेकिन हम पॉलिटिकल वाले पोस्ट को देख रहे हैं जिन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बन। राज्यपाल का पद कौन से भाग में मिलता है हमको, भाग 6 में मिलता, ठीक है। इस तरह से ये भाग हमारे सामने हो गए, कितने, 6 हो गए। भाग 1 का नाम क्या है, संघ एवं राज्य, संघ राज्य नहीं, संघ एवं राज्य, ठीक है। अनुच्छेद कहां से कहां तक है, बहुत बढ़िया। भाग 2 का नाम क्या है, भारतीय नागरिकता, भारतीय नागरिकता नहीं, केवल नागरिकता, उसमें भारतीय नहीं लिखा गया था, हाँ? और उसके अनुच्छेदों की संख्या 5 से 11, ठीक है। अनुच्छेदों की संख्या कितनी होगी, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 7 अनुच्छेद होंगे, ठीक है। भाग 3 का संबंध किससे है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद से कौन तक है, 12 से 35 तक है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया है, भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, आयरलैंड से। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्वों का से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो कहां से कहां तक है, 36 से 51, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों का संबंध भारतीय संविधान के कौन से भाग से है, भाग 4K से है। कितने अनुच्छेद आ जाते हैं, 51, एक आ जाता है, केवल एक ही आता है। किसके कहने पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। मैंने नाम लिया था, आप लोग सुने जा रहे हो, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको अपने लेवल पर नोट डाउन करनी पड़ेगी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। हाँ, स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। किस वर्ष भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, किस वर्ष, 1976। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को, कितने कर्तव्य जोड़े गए थे, कितने कर्तव्य जोड़े, 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में भाग 4K में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। 11वां कर्तव्य कब जोड़ा गया था, 2010 या 2, हाँ जी, ठीक है ना, 10 में नहीं भाई, 1976, 1976 में, ठीक है। हाँ, 42वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर। हाँ, इनको और डिटेल में अपन पढ़ लेंगे, अभी आप इसको रख लो। बाकी कुछ चीजें जो आती हैं मेन मेन वो आप नोट कर लीजिए। इसके बाद भाग 7 हमारे 6 वाला है हो गया, 6 वाला, 7वां आ जाएगा। उसके बाद आता है भाग 8, लेकिन हमारे काम का नहीं है। भाग 9 हमारे काम का है, ठीक है। भाग 8 जो है यूनियन टेरिटरी से संबंधित है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो अपने लेवल पे, जगह छोड़ के, अपने जगह छोड़ के आप लिख देना अपने होमवर्क में, ठीक है। मैं भाग बताऊंगा अब आपको 9,
भाग बताऊंगा मैं आपको, अब 9 भाग नंबर बताऊंगा। 7 निरस्त है ना। आप जो अब जो नंबर मैं छोड़ू ना, वो नंबर आप अपने होमवर्क में रखना। घर पे जाके आपके पास कुछ तो डेटा होगा, नहीं तो वो तो है ही, है ना, महंगा वाला, तो उस पे देख लेना। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब भाग कौन से वाले की, 9 की। 9 की बात करेंगे, लिखो 9, भाग 9, भाग भाग 9 का जो संबंध है वो पंचायती राज से है भाई। ठीक है, और अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद दिखिएगा, हाँ ठीक है, 243 से लेकर 243 ओ तक। ठीक है, इसको भी जो है 93 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 1993-94 वाला। हाँ ठीक है, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। भाग 9, भाग 9 जो है भारतीय संविधान में था। ठीक है, और पंचायती राज की संरचना पहले भी थी, लेकिन वो पंचायती राज कुछ अलग तरीके से उसमें जुड़ा हुआ था। इसमें अनुच्छेद आते हैं 243 से लेकर 243 ओ तक, 243 ओ तक। ठीक है, ये जीरो नहीं है, ओ है। 243 से लेकर 243 ओ तक किससे संबंधित है? भाग 9 के अंदर पंचायत, हाँ पंचायत राज। ठीक है, पंचायत राज से संबंधित है, पंचायत राज। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन आता है? इसमें पंचायती राज की 3 स्तरीय संरचना आती है। याद रखिएगा, पंचायती राज की संरचना कितने स्तर की है? 3 स्तरीय है। सबसे निम्न स्तर पर है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत से ऊपर है पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत से ऊपर पंचायत समिति, और पंचायत समिति से ऊपर आती है जिला परिषद। पंचायत समिति से ऊपर कौन आता है? जिला परिषद। तो ये जो 3 स्तरीय संरचना दी गई है वो भाग 9 के अंदर दी गई है, अनुच्छेद 243 1 से लेकर 243 ओ तक में। इसी में ही ये बताया गया है कि जो ग्राम पंचायत होगी वो किनसे मिलके बनेगी, पंचायत समिति का जो मेंबर होगा उसका चुनाव कैसे होगा, जिला परिषद का चुनाव कैसे होगा। ये हमारे पंचायती राज वाले टॉपिक में आएंगे आपके साथ जब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ये राज्य स्टेट पॉलिटी का पार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है भाग 9 ए, भाग 9 आ, है ना, कै बोल लो, आ बोल लो, इंग्लिश में आ बोलते हैं और हिंदी में इसको का बोला जाता है। ठीक है, तो 9 इसको जो है 1976 में ही, और सॉरी 1994 में इसको ऐड किया गया था। ठीक है, और इसमें जो संशोधन लगता है वो लगता है 74वां संविधान संशोधन, इसमें लगता है 73वां संविधान संशोधन, इसमें लगता है 74वां संविधान संशोधन। इसका नाम आता है शहरी प्रशासन या शहरी शासन, स्थानीय शहरी स्थानीय निकाय। ठीक है, 243, हाँ पी से टी जेड तक या हाँ जेड जी तक, हाँ 243 ओ के बाद क्या आएगा? पी आएगा, पी से चलेगा, और यह चलेगा 243 जेड जी तक ये चलेगा। ठीक है, और इसका नाम है शहरी स्थानीय, शहरी स्थानीय निकाय, शहरी स्थानीय निकाय, अर्बन बॉडीज, है ना, लोकल अर्बन बॉडीज इसको इंग्लिश में बोल दिया जाता है। ठीक है, ये भी कितने स्तर पर है? 3 स्तर पर है। सबसे छोटी नगर पालिका, उससे बड़ी नगर परिषद, और उससे बड़ा नगर निगम। महानगर निगम हम बोलते हैं, लेकिन महानगर निगम अलग से नहीं होता, वो पॉपुलेशन के आधार पर बोल दिया जाता है। जबकि इनकी 3 स्तरीय होते हैं, पालिका, परिषद और निगम। जबकि पंचायत समिति में 3 स्तर कौन से थे? जिला परिषद। सबसे ऊपर कौन होता है? अब स्थानीय शासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी हुई? ग्राम पंचायत हुई, क्योंकि जितने भी हमारे शहर हैं वो शहर किसमें समाहित रहते हैं? जिलों में। ठीक है,
और शहर किसमें समाहित, शहरों के अंदर कौन समाहित रहते हैं, गांव। तो गांव पे जो सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसका नाम है ग्राम पंचायत, ठीक है। और ग्राम पंचायत से ऊपर पंचायत समिति, पंचायत समिति से ऊपर जिला परिषद, ठीक है। शहरी निकाय में सबसे उच्च यूनिट कौन सी, सबसे उच्च इकाई कौन सी है, निगम। सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, वो नगर पालिका हो जाएगी, ठीक है। अभी हाल ही में बहुत सारी नगर पालिका को नगर परिषद बना दिया गया है, ठीक है। इसके हाँ ठीक है, इसके बाद आता है 9B। 9B कोऑपरेटिव, सहकारिता से संबंधित। बताता हूँ 9B क्या, हाँ हाँ ख्याल लिखो ना, मैं खुद लिख रहा हूँ यहाँ पे, लो ये लो का ख के बाद, ठीक है। आर्टिकल इसके साथ शुरू हो जाएंगे 243। जी के बाद क्या आता है, एच आता है, जेड टी, जेड टी 243 जेड टी तक है। और इसका जो नाम है वो नाम है सहकारिता, सहकारिता है ना, कोऑपरेटिव, जिसमें आप कोऑपरेटिव डेयरी के नाम सुनते हो, सहकारी बैंकों के नाम सुनते हो। कोऑपरेटिव मतलब कि जिसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, सहकारिता कोऑपरेटिव, इस पे हाँ उसमें हो सकते हैं, ट्रस्ट जैसा हल्का फुल्का होता है ये कोऑपरेटिव। सहकारिता विभाग होता है, सहकारिता कोऑपरेटिव बैंक होता है, जो कुछ लोग मिल के चलाएं, जिस पर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार का डायरेक्ट नहीं होता है, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन उनका होता है जो उसकी शुरुआत करते हैं। हाँ बहुत 3 स्तर पे चलता है ये भी, ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर और शहरी स्तर पर, 3 लेवल पे चलता है ये, ठीक है। हाँ 3 लेवल पे चलता है। अगला है, अगला आप लिखेंगे, अब मैं आ जाऊंगा वापस भाग 15 पे, 15 तक आप नाम लिखेंगे, मैं 15 बताऊंगा अब, है ना। बताऊं सारे बताऊं, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ 15, बाकी के भी काम के हैं वो आप नोट डाउन जरूर कर लेना उसमें, ठीक है, बाकी के भी हैं। अगला है हमारा भाग, मैं 15 बता रहा हूँ, आप नंबर छोड़ देना अपने हिसाब से, ताकि उसमें आप अपने हिसाब से ऐड कर लो। भाग 15 ये किससे संबंधित है भाई, चुनाव आयोग, हाँ निर्वाचन आयोग से, ठीक है। भाग 15 24 से, देखिए भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329, 324 से 329, और इसका संबंध है चुनाव से, इलेक्शन से, हाँ चुनाव से संबंधित है इसमें, चुनाव से। अब मैं बता रहा हूं इसमें क्या क्या आएंगे, देखिए इसमें कौन आता है, इसमें आता है 324 में सबसे पहली चीज मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार, प्रत्येक भारतीय को मतदान करने का अधिकार है। ये कौन से अनुच्छेद में है, 324 में है, याद रखना है आपको, 324 में मतदान। और मतदान का जो अधिकार है ये ना तो संवैधानिक अधिकार है, ना मौलिक अधिकार है, ना ये कानूनी अधिकार है। ये अधिकार कैसा है, राजनीतिक अधिकार है। जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है राजनीतिक न्याय, है ना, तो याद रखना ये राजनीतिक अधिकार है। यही वो अधिकार है जिससे आप चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकते हो, ठीक है। दूसरा इसमें कौन आता है, इसमें आता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, इन दोनों के बारे में भी इसी में बताया गया है। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित भारतीय संविधान का भाग कौन सा है, 15, भाग कौन सा है, 15। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, यही क्वेश्चंस आपको टच कर सकते हैं, इतना डीपली नहीं जा सकता वो आपके एग्जाम को लेकर, ठीक है ना। तो
मतदान का अधिकार जो आता है वो अनुच्छेद कौन से में आता है? 324 में आता है, आपको ये याद रखना है। और एक व्यक्ति कितने वोट दे सकता है? एक ही दे सकता है। लेकिन एक व्यक्ति कितनी जगहों से चुनाव लड़ सकता है? 2 जगह से। बहुत बढ़िया। कितने जगहों से चुनाव लड़ सकता है? 2 जगहों से चुनाव लड़ सकता है। लेकिन उसका उसी क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जरूरी होना। ऐसा नहीं है आप राजस्थान के वासी हैं और जो है महाराष्ट्र में जाके चुनाव लड़ सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अजमेर के ही किसी 2 प्लेसेस पे आप चुनाव लड़ सकते हो, ठीक है। मतलब अपने होम डिस्ट्रिक्ट, होम स्टेट के अंदर ही आपका नाम दर्ज होना चाहिए वोटिंग लिस्ट के अंदर। हाँ, लड़ सकते हो, पैसा भरो, लड़ो। बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं। हार अगर लड़ते हैं, 2 जगह से लड़ते हैं, हाँ लड़ सकते हो, लेकिन सेम स्टेट होनी चाहिए। लड़ सकता है, लड़ा जा सकता, 2 जगहों से चुनाव लड़ा जा सकता, जीता भी जा सकता है, ठीक है। अगला है हमारे सामने भाग 17, ठीक है। भाग 17, 16 आप लिख दीजिएगा। भाग 17 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हीं पे बात कर रहा हूं। भाग 17, भाग 17 का जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? 343 से 351। अनुच्छेद 343 से 351, 343 से 351। और इसका संबंध है राजभाषा से। इसका संबंध किससे है? राजभाषा से। भारत राजभाषा का मतलब यह है कि भारत के अंदर शासन में जितनी भी कार्यवाही होगी वो कौन सी भाषा में होगी? राजभाषा में होगी। और भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, राजभाषा हिंदी है। भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है, ठीक है। अगर भाषा की बात की जाए राजभाषा, तो वो तो हो गई हिंदी। और भारत की जो लिपि की बात की जाए तो वो लिपि कौन सी है? देवनागरी है। ये बीएसटीसी में क्वेश्चन बना था कि भारत की राजभाषा की लिपि कौन सी है, कि जो भी हम लिख रहे हैं बोर्ड पर, ये कौन सी आर्ट है, कौन सी लिपि के अंदर लिखा जा रहा है? देवनागरी लिपि के अंदर इसको लिखा जा रहा है, ठीक है। और भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे भाषाएं बहुत हैं, अनेक भाषाएं हैं। लगभग कितनी भाषाएं हमारे पास? पहले जब संविधान बना था उस समय भारत में 14 भाषाएं थी, ठीक है। हाँ 22 भाषाएं हैं। नोट पर आप देख सकते हैं, किसी भी नोट के अंदर जहाँ पे लिखा आता है उसमें पूरी भाषाओं के अंदर वो लिखा आता है कि 22 भाषाएं दर्ज हैं भारतीय संविधान के कौन से भाग में? अब बताओ, हिंदी का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में? 17 में। हिंदी का उल्लेख भारत के कौन से भाग में है? 17 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें पकड़नी है हमको। इसके बाद है हमारे सामने भाग 18। भाग 18 है? क्या है भाग 18 में भाई बताओ? भाग 18 आपातकाल, इमरजेंसी, आपातकाल 352 से 360, 352 से 360 है ना। आपातकाल 352 से 360। आपको बताए थे आपातकाल कितने होते हैं, फिर बता रहा हूं। 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति शासन, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, और एक होता है 360 का वित्तीय आपातकाल, ठीक है। अभी जो पहलगाम में जो चीज हुई है, पहलगाम कौन से राज्य में आता है? जम्मू कश्मीर में आता है। पहलगाम किस में आता है? जम्मू एंड कश्मीर में आता है, ठीक है। अगर पहलगाम के अंदर इमरजेंसी लगाई गई तो कौन सा आपातकाल लगेगा? 352 राष्ट्रपति आपातकाल लगेगा, ठीक है। जैसे कि मोदी साहब ने जो है वो ले लिए हैं डिसीजन। 3 डिसीजन बहुत अच्छे हैं उनके। पहला डिसीजन क्या है सबसे अच्छा? पानी रोक दो उनका। दूसरा डिसीजन अच्छा कौन सा है? निकलो यहां से जितना जल्दी हो जाए, है ना। नहीं, यहाँ से जो जो
पाकिस्तानी जो ट्रेवलर्स यहाँ पे हैं, जो भी लोग पाकिस्तान का भारत का वीजा लेके पाकिस्तान यहाँ भारत में रह रहे हैं, वो निकल जाओ। और तीसरा डिसीजन सबसे अच्छा क्या किया उन्होंने, हाँ यहाँ से हमने एम्बेसी, हम जानते ही नहीं कि पाकिस्तान नाम का कोई कंट्री भी इस देश में दुनिया में है क्या, ये डिनाई कर दिया। ये बहुत अच्छे डिसीजन है, और इतने स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने के लिए बाकायदा 56 इंच का सीना चाहिए, सही बात है। इससे खतरनाक जो चीज़ थी वो 1965 के द्वारा पाकिस्तान में की गई थी, है ना, लेकिन इसके बावजूद भी उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले पाई। ये बहुत अच्छा डिसीजन है, लेकिन इसके लिए हमको यूएनओ को भी फेस करना पड़ेगा बहुत अलग तरीके से। चलो खैर कोई नहीं। तो आपातकाल हमारे सामने कौन से भाग में आता है, और आपातकाल के प्रावधान हमने कहां से लिए हैं, आपातकाल के प्रावधान हमने कहां से लिए, ब्रिटेन से थोड़ा ना लिए, जर्मनी से लिए। आपातकाल के प्रावधान जापान, जापान, जापान से है, कहां से है बताओ मेरे को, लिखा हुआ क्यों नहीं है, जर्मनी इज द राइट आंसर है। जर्मनी से। वो अलग चीज है, लेकिन आपातकाल एक्चुअल में जर्मनी से। लिख सकते हो आप। तीन प्रकार के आपातकाल होते हैं भाई। देखो, पहला होता है अनुच्छेद 352, सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल किया जाता है, इसका नाम होता है राष्ट्रपति शासन। मीन्स ये, इसका मतलब ये होगा कि राज्य का शासन अब कंट्रोल किससे होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से होगा, ठीक है। दूसरा आपातकाल होता है 356, इसको बोला जाता है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल। हाँ, पहली बार उन्होंने ही प्रयोग किया था इसका, ठीक है। तीसरा आपातकाल होता है, उसका नाम होता है 360, अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। ये अभी तक एक बार भी भारत में लगा नहीं है, और ईश्वर करे कभी भी भारत में लगे भी ना। इसके लगने का मतलब है भारतीय नागरिकों की जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा लेस हो जाना, कम हो जाना। हम हमारी जो है आर्थिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। ये इमरजेंसी जो है 3-4 सूरतों में लगती है, जब किसी देश ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, या हमारे यहाँ पे कोई महामारी फैल गई है, या कोई सशस्त्र विद्रोह कर दिया जाए। ऐसा सशस्त्र विद्रोह जो है पूरी दुनिया में एक ही देश में सबसे ज्यादा बार देखा गया है, वो पाकिस्तान। भारत में ऐसा नहीं किया जा सकता, वहां पे किया गया हुआ है, ठीक है। कौन सा लॉकडाउन, नहीं 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 नहीं, वो डिसीजन था, वो इमरजेंसी घोषित कर दिया गया था, उसको आपातकाल घोषित कर दिया गया था, राष्ट्रीय आपातकाल। इमरजेंसी का मतलब तो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, कुछ नहीं कर, मीन्स ये इमरजेंसी का मतलब ये हो गया है अब आपके पास कोई राइट नहीं है ना। हाँ, अब कोई, आप अपने पास कोई अधिकार नहीं। जैसे अभी आप जाओ, आपको पुलिस वाला रोक ले और कहे कि तुम आगे नहीं जा सकते, कि नहीं जाऊंगा मैं, तो उस समय आप नहीं कह सकते हो, है ना। इसीलिए उन्होंने डंडों का इस्तेमाल किया था। वो इतिहास हो गया है। अगला जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा, भाग 20, भाग 20 किससे संबंधित है, भाग 20 संवैधानिक, संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन प्रक्रिया। कितने प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, 3 प्रकार से, बहुत बढ़िया। पहला, भाग 20 अनुच्छेद 368, याद रखिएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश से ली है हमने, दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। संविधान में संशोधन, 368, संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन से संबंधित भारतीय संविधान का भाग कौन सा है, भाग 20। अब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता, इसमें ये पूछा जाता है संविधान में संशोधन का उल्लेख, प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया है।
भाग 20 में किया गया। ठीक है, कितने भाग हैं टोटल? 22 भाग हैं। कितने भाग हो चुके हैं? 20 हो चुके। कितने बचे हैं? 2 बचे हैं। ठीक है, अब वो दोनों जो है हमारे काम के नहीं है। भाग 21 में जो है वो आते हैं टेम्परेरी प्रावधान, अस्थायी प्रावधान आते हैं, है ना। और भाग जो 22 है उसमें आता है संक्षिप्त शीर्षक आते हैं, कुछ छोटी छोटे बातें लिखी गई हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अब हम लिखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां। अनुसूचियां मैं पूरी बताऊंगा आपको। 3 प्रकार से भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन कैसे होता है देखिए। एक तो होता है संसद के साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत, जैसे आप 50 लोग बैठे हो, 50 में तुम कहा भाई कौन कौन फेवर में, लगभग जो है 26 लोगों ने हाथ उठा लिया, ये डिसीजन एक्सेप्ट हो गया। दूसरा होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब ये हो गया कि अभी जब हमारे यहाँ पर विशेष बहुमत में साधारण रूप से समझो तो 75% एग्री होने चाहिए। ठीक है ना, साधारण बहुमत में तो 1 वोट भी मिल जाएगा तो काम हो जाएगा, मतलब एक बराबर से। और विशेष बहुमत में कितना हो चाहिए? 1/3 वोट मिलना चाहिए। हाँ, वो अनिवार्य है। ठीक है, और तीसरा संविधान संशोधन कौन सा होता है? उसमें होता है एक तो विशेष बहुमत, बहुमत प्लस राज्य विधानसभाओं का समर्थन। राज्य विधान सभाओं का समर्थन। जैसे तेलंगाना राज्य बना था, मैंने आपको बताया ये, है ना, उस पर राज्यों से भी परमिशन ली गई थी। आपसे वो प्रस्ताव राज्यों की विधानसभाओं में भी गया कि भाई हमारे देश के अंदर एक राज्य और बन रहा है, हमको किसी को आपत्ति तो नहीं है, कि हमको क्या लेना देना, कोई आपत्ति नहीं है। तो ये जो हो जाते हैं, ये 3 प्रकार से संशोधन किए जाते हैं। मैक्सिमम जो संशोधन होते हैं वो साधारण बहुमत से ही हो जाते हैं। ये तो बहुत रियर केसेस में विशेष बहुमत, और ये जैसे 370 थी, 370 को विशेष बहुमत से पारित किया गया था, 1/3 से। बहुत खरीद फरोख्त चली थी लेकिन वो सामने नहीं आई। जो अपोजिशन है वो इतनी कमजोर भी नहीं है। कौन है अपोजिशन पार्टी? अभी कांग्रेस पार्टी है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बताओ नागरिकता का उल्लेख भारत के संविधान के कौन से भाग में है? भाग 2 में। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? भाग 4 में। मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? कौन से भाग में है? भाग 3 में। मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है? 4th क्या में। बहुत बढ़िया, बस यही आपको पॉइंट टू पॉइंट चलना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? 5 में है। राज्यपाल का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? 6 में है। निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग से संबंधित भाग कौन सा है? भाग 15। राजभाषा हिंदी का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 343 में है। ठीक है, अनुच्छेद याद रख लीजिए। ठीक है, और भाग कौन सा लगेगा? 17 लगेगा। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में उल्लेख है? 18 के अंदर। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति शासन 352, राष्ट्रीय आपातकाल 356, वित्तीय आपातकाल 360। ठीक है, यहां तक आ गए। इमरजेंसी ही सबसे लास्ट में था हमारे। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे अब अनुसूचियां। ठीक है, अनुसूचियां, अनुच्छेद तो अब सबसे लास्ट में आ जाएगा हमारे पास। अनुसूचियां पढ़ेंगे पहले, है ना। अनुसूचियां थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, छोटी छोटी अनुसूचियां हैं, आसानी से हम लोग उसको कवर कर लेते हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी थी? कितनी थी? 8 थी, 12 हो गई। बात वही क्या, संविधान की अनुसूची पूर्व संख्या कितनी है? पूर्व संख्या कितनी थी? काजल जी उबासियां ले रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप? अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। कितनी है? 12 है। ठीक है ना।
चलो सबसे पहले लिखते हैं अनुसूची 1। अनुसूची 1, अनुसूची 1 हमें क्या बोलती है? ठीक है, ये बताती है अनुसूची 1 बताती है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम से संबंधित है। इस सूची में क्या लिखा गया है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम का उल्लेख। नाम का उल्लेख। बताओ, राजस्थान राज्य का नाम भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दर्ज है? अनुसूची 1 में। जिस राज्य का जो नाम डिसाइड हो गया है वो भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में दर्ज कर दिया गया है। आपको ध्यान होगा कि 1956 में राजस्थान को राजस्थान नाम मिला था, जब मैंने इंट्रो दिया था उसमें बताया था आपको। ठीक है, अनुसूची 2 देखो, अनुसूची 2 ठीक है, आप डायरेक्ट इसमें ये भी लिख सकते हैं अनुसूची 1 का संबंध जो है राज्य, संघ और राज्य से संबंधित है ना। अनुसूची 2, अनुसूची 2 का संबंध किससे है? अनुसूची 2 के अंदर दर्ज है वेतन और भत्ते, सैलरी एंड अलाउंस। ठीक है, वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते। हाँ देखो, दो तरह की संचित निधि दो तरह की निधियां होती है, फंड होते हैं। एक होती है संचित निधि, एक होती है राज्य निधि। ऐसा फंड जिसमें से स्टेट के अंदर से पैसा जा रहा है, खर्च हो रहा है। जैसे कर्मचारी जो होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो 2 तरह के 3 तरह के होते हैं। पहले कर्मचारी होते हैं केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी, दूसरे कर्मचारी होते हैं राज्य सरकार के कर्मचारी, तीसरे होते हैं सेमी गवर्नमेंट अधीनस्थ अर्ध सरकारी। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं उनको पैसा कहां से मिलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे मेन कौन आता है? संसद आती है। तो संसद के अधीन जो पैसा रिजर्व रहता है उसको बोलते हैं संचित निधि, और राज्य विधानसभाओं के अधीन जो पैसा रहता है उसको बोलते हैं राज्य निधि। ठीक है, अब वेतन और भत्ते किसको कितने दिए जाएंगे ये सारा का सारा किसमें बताया गया है? अनुसूची 2 में। इसमें मेनली बात करिए किस किस के बारे में? राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, कितना पैसा मिलेगा राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते, ठीक है, और सांसदों के वेतन भत्ते, किसको कितना पैसा मिलेगा ये पहले ही लिख दिया गया है इसके अंदर। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है 1 महीने का? 1.5 लाख बस। चलो ठीक है, तीसरा लिखो। मिली जुली सरकार वाली बात करी आप लोगों ने, अभी कुछ नहीं बढ़ा, उतना ही है। ठीक है, इसमें है शपथ का उल्लेख। शपथ का उल्लेख, शपथ का उल्लेख या शपथ का प्रारूप, दोनों चीजें आप लिख सकते हो। शपथ, अब शपथ किसकी है इसमें? एमपी, एमएलए, ठीक है, इनकी। भारत का राष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है? संविधान की रक्षा की। प्रधानमंत्री किसकी लेता है? गोपनीयता की। एमएलए और एमपी किसके लेते हैं? संविधान के अंतर्गत शासन करने की। इनकी शपथ भी हमको थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है ना। तो एमपी एमएलए की शपथ का उल्लेख भी किसमें मिलता है? अनुसूची 3 में। अनुसूची 4, ठीक है, अनुसूची 4, राज्यसभा में सीटों का आवंटन डायरेक्ट। राज्य सभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन मीन्स ये किस राज्य से कितने मेंबर चुनकर राज्यसभा यानी उच्च सदन में जाएंगे, ये किस में लिखा गया है? अनुसूची 4 में लिखा।
राजस्थान से राज्यसभा में जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? बहुत बढ़िया, 10 है। कितनी है? और लोकसभा में जाने वालों की? तो बताओ राजस्थान से संसद में जाने वाले कुल सांसदों की संख्या कितनी हुई? 35 हुई। याद रखिए, आप तीनों में से आंसर नहीं आया। राजस्थान से कुल कितने सांसद चुने जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए? कैसे है? 35। लोकसभा में कितने सांसद जाते हैं? 25। और राज्यसभा में कितने जाते हैं? 10। ठीक है, याद रखना, राज्यसभा में 10 मेंबर राजस्थान से चुन के जाते हैं और लोकसभा में 25 मेंबर चुन के जाते हैं और टोटल कितने जाते हैं? 35 चुन के जाते हैं। ठीक है, अनुसूची 5, अनुसूची 5, अनुसूची 5। ठीक है, एसटी एससी से संबंधित है ये। 5वीं जो है एसटी एससी से संबंधित है, अनुसूचित जाति और आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित है। ये लिख बता देता हूं मैं, वैसे कुछ काम की हमारे है नहीं। ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है। आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित, लेकिन जबकि एसटी एससी से संबंधित कुछ और भी आती है। अब जो है अगली कौन सी आएगी हमारे पास? 6, पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित, अनुसूची 6। हाँ, पूर्वोत्तर राज्य मतलब असम, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इनसे जुड़े हुए हैं। हाँ, पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित। एग्जामिनर आपको कुछ बड़ा सेंटेंस बना के नहीं भेजेगा, छोटे से सेंटेंस में आप उसको पकड़ सकते हो। ये सब के सब नाम सेपरेट हमको देखने को मिलेंगे। अगला लिखो, 6ठी आ गई आपके। पूर्वोत्तर राज्य आप जान ही गए, 2-3 के नाम दे देंगे तो आपको पूरा का समझ में आ जाएगा। 7वीं अनुसूची, संघ और राज्यों के बीच में विषयों का बंटवारा। 7वीं अनुसूची, हाँ, संघ व मध्य राज्य के मध्य विषयों का बंटवारा, विषयों का बंटवारा। ठीक है, अब कैसे? 3 सूचियां हैं, कौन कौन सी हैं, कितने विषय किसको दिए गए हैं। ठीक है, पहली जो इसमें आती है 3 सूचियां आ जाती हैं। पहली सूची आती है कौन सी वाली? केंद्र सूची, केंद्र सूची, इसमें कितने विषय हैं। दूसरी आती है राज्य सूची, है ना, और तीसरी आती है समवर्ती सूची। इसके अलावा मैंने एक और सूची भी बताई थी आपको, अवशिष्ट सूची बताई थी ना, अवशिष्ट सूची, जो किसी में भी नहीं आएंगे वो अवशिष्ट सूची में चल जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर कितने सब्जेक्ट जाते हैं, पहले कितने थे पूर्व में, और वर्तमान में विषयों की संख्या कितनी है। अब ये मुझे आप कल बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताएंगे पहले कितने थे और अभी कितने हैं। ये वाला आपको थोड़ा सा देखना है। भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी है? 22 है। कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395 है। कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, कितनी है? बहुत बढ़िया। ठीक है, और कौन सी अनुसूची के अंदर भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बड़े बड़े आला अधिकारियों के वेतन और उनके भत्तों का उल्लेख किया गया है? 2 में। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये अनुसूचियां देखनी है। 3-4 अनुसूचियां और रह गई हैं हमारी, जो हम कर लेंगे। ठीक है।